अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम अपना थ्योरम नंबर 2 को समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये ट्रायंगल की कुछ कहानी समझनी पड़ेगी। सही, ट्रायंगल के बारे में कुछ 10 बातें मैंने यहाँ पर लिखी है जो कि आपके बुक में लिखी हुई थी। इसको पहले समझेंगे फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 2 को समझेंगे, क्योंकि हमारा थ्योरम नंबर 2 जो है वो पूरा का पूरा ट्रायंगल पे बेस्ड है। सही है, उसमें ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है। अच्छा भाई, ट्रायंगल के बारे में पहली बात क्या कही है कि भाई इतना तो हमें पता है कि भाई 3 कोनों वाले जो डायग्राम होते हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के बारे में क्या बात है कि भाई द यूनियन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी ए इज ट्रायंगल ए बी सी। सही है, जब इस ए बी और बी सी और सी ए को मिला दिया जाए, यूनियन करा दिया जाए इनका, तो उससे जो बनने वाली शक्ल होती है वो हमारे पास कहलाती है ट्रायंगल। सही है, और ए बी सी इसलिए ट्रायंगल ए बी सी, और इसको लिखा कुछ इस तरीके से जाता है ट्रायंगल ए बी सी। सही है, जो पॉइंट है ए बी सी ये इसके कहलाते हैं वर्टाइसेस। ये जो किनारे हैं ए बी और सी ये कहलाते हैं इसके वर्टाइसेस। दूसरे पॉइंट में ये बात लिखी हुई है। तीसरे पॉइंट में जो बात लिखी हुई है कि भाई ए बी बी सी सी ए, जो कि इसके ये लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी सी सी ए, ये कहलाते हैं इसके साइड्स। सही, ये साइड है इसका, ये इसके वर्टाइसेस है। सही है। अच्छा, चौथी बात जो हमारे पास लिखी है कि भाई इसके अंदर 3 एंगल होते हैं। 3 एंगल कौन से? जैसे कि एक एंगल यहाँ पे बना एंगल ए, एक एंगल यहाँ बना एंगल बी, और एक एंगल सी पे तो एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अच्छा, फिर आता है इसके बाद कि भाई इसके इंटीरियर क्या होता है। ट्रायंगल का इंटीरियर, जो कि अगर इंटीरियर ये होता है कि भाई जो इन 3 लाइनों के अंदर का जो एरिया आपको नजर आता है, इन 3 लाइनों के अंदर का जो एरिया आपको नजर आता है, ये वाला रीजन, ये ट्रायंगल का इंटीरियर कहलाता है। ये ट्रायंगल का क्या कहलाता है? इंटीरियर, यानी अंदरूनी इलाका उसका कहलाता है। इसमें कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनाया गया है कि भाई एक ये लाइन बनाई गई है, एक ये लाइन बनाई गई है, और एक इस तरीके से लाइन बनाई है। इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। सही। फिर इसमें कुछ पॉइंट मार्क किए गए हैं कि भाई ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ये दोनों हमारे पास क्या कहलाएंगे कि भाई ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हमारे पास कहलाएंगे कि भाई ये कहाँ पे है? इंटीरियर में। सही है, तो ये बात है कि भाई इंटीरियर क्या होता है? ट्रायंगल के अंदर वाला इलाका जो होता है, ट्रायंगल का अंदर वाला एरिया हमारे पास इंटीरियर कहलाता है। ये जो इन 3 लाइनों के अंदर घिरा हुआ होता है। सही है, और इसके बाहर वाला इलाका वो एक्सटीरियर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। सही है, और इसके बाहर का जितना भी इलाका, ये जो बाहर का जितना भी इलाका है, ये सारा इसका क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। जैसे कि एक पॉइंट बना हुआ है, ओ बना हुआ है, एम बना हुआ है, एन बना हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तीनों पॉइंट कहाँ पे है? इसके एक्सटीरियर में। ये जो बाहर जितना भी इलाका है ना, ये जिसको बादल में मैंने घेरा हुआ है बाहर वाले इलाका, ये कहलाता है ट्रायंगल का एक्सटीरियर। ट्रायंगल का अंदर वाला इलाका इंटीरियर, ट्रायंगल का बाहर वाला इलाका एक्सटीरियर। सही है। उसके बाद जो हमारे पास बात आती है 7वें नंबर पे, जो हमारे पास बात है वो है कि भाई ट्रायंगुलर रीजन या ट्रायंगुलर एरिया क्या होता है। कि भाई जो ट्रायंगल होता है आपके पास, ये 3 लाइनें और उसके अंदर का इंटीरियर, ट्रायंगल और उसके अंदर का इंटीरियर, इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो दोनों को जब एक साथ जो हम नाम देते हो कहलाता है भाई ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन में क्या क्या आता है? एक तो ट्रायंगल खुद आता है और दूसरा उसका इंटीरियर आ जाता है। जब इंटीरियर और ट्रायंगल दोनों को मिलाओगे तो उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर रीजन या फिर ट्रायंगुलर एरिया। सही है। अच्छा भाई, ट्रायंगल में एक और चीज हमारे पास होती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। सही है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। सही, तो मैं जरा ये वाला मिटा देता हूँ, इसको जरा दोबारा बना के दिखाता हूँ। इसमें होता ये है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में कि भाई जैसे एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, और एक लाइन हमारे पास ये बन गई। हमें पता है भाई ट्रायंगल में 3 एंगल्स तो होते ही होते हैं जो कि अंदर की साइड होते हैं। ये जो अंदर की साइड वाले एंगल होते हैं ये कहलाते हैं इसके इंटीरियर एंगल। लेकिन इसके अलावा एक कुछ बाहर भी एंगल बन रहे होते हैं। जैसे कि एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ये इन दोनों लाइन के दरमियान भी एंगल बन रहा है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है। और इन दोनों का लाइन के दरमियान भी जो एंगल बन रहा है वो भी एक एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से इस एंगल के बनने की वजह से एक एंगल हमारे पास ये भी बन रहा है,
इसके और इसके दरमियान में ये एक हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के दरमियान भी बन रहा है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और इन दोनों के दरमियान भी बन रहा है, ये भी एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से इस वाले इंटीरियर के साथ साथ यहाँ पे भी हमारे पास 3 एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। सही, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि भाई अंदर वालों को मैंने 1 2 3 नाम दिया, तो ये जो 1 2 3 है ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है, और ये जो 4 5 6 है ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। सही है, तो बाहर जो एंगल बन रहे होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर एंगल बन रहे होते हैं वो इंटीरियर एंगल। सही है, फिर उसके बाद ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड से क्या बना दे भाई, जैसे इसके दोबारा डायग्राम बना लेते हैं कि भाई मान लो एक ट्राइंगल है, इस पे यहाँ एक एंगल, यहाँ एक एंगल, यहाँ एक एंगल। सही है, और ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। इस एंगल को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। तो एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होती है ये इसकी ऑपोजिट साइड कहलाती है, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। ए के सामने वाला स्मॉल ए से अमूमन हम डिनोट करते हैं। तो इस साइड के लिए इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए, और एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड क्या है, ये साइड ए। सही है, इस तरीके से एंगल बी के लिए ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाली साइड, जिसको मैंने स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, और स्मॉल बी वाली साइड के लिए ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, इसके आमने सामने। इस तरीके से इसके सामने वाली साइड ये इसकी ऑपोजिट साइड कहलाएगी, और इस साइड के सामने वाला एंगल इसका ऑपोजिट एंगल है कहलाएगा। सही है, बस सिंपल सी बात है कि भाई साइड के सामने वाला एंगल उसका ऑपोजिट एंगल है, और एंगल के सामने वाली साइड उसकी ऑपोजिट साइड है। सही है, यही बात है, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं। 10वीं और आखिरी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने डिस्कस करने काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। 6 काइंड्स होते हैं ट्रायंगल के, 6 किस्में होती हैं। एक होती है हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल। सही है, स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल कहलाते हैं जिसमें आपके पास तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट ना हो, तीनों में से कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट ना हो। ट्रायंगल विच हैव नो साइड कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल which have no congruent sides, वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट ना हो, एक जैसे ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। सही, जो सब अच्छा, इसमें हम दो टर्म में बात कर रहे होते हैं, एक तो साइड के टर्म में भी बात करते हैं, एक एंगल के टर्म में। तो यहाँ तो आप कह लोगे भाई इसमें वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड सेम ना हो तो वो स्केलिन ट्रायंगल है, या तो आप ये भी कह सकते हो कि वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल सेम ना हो, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों की मेजरमेंट अगर अलग अलग आ रही है तब भी ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। सही है, अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल कहलाता है द ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्रायंगल in which 2 sides are congruent, वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइड कॉन्ग्रुएंट हो, एक जैसे हो, उनकी मेजरमेंट या पैमाइश एक जैसे आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल। सही है, या तो 2 साइड सेम हो या तो 2 एंगल सेम होते। सही है, एंगल कौन से सेम होते हैं, इस जो साइड सेम होते हैं ना उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये और ये साइड सेम है, तो इनके ऑपोजिट में बनने वाले जो एंगल भी होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो इसके ऑपोजिट में एंगल जो बन रहा है वो ये वाला, और इसके ऑपोजिट में एंगल बन रहा है वो ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी आपस में सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक जैसे होंगे। इसी तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है द ट्रायंगल इन विच all the 3 sides are congruent, the triangle in which all the 3 sides are congruent, वो ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो, वो कहलाता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसमें हमारे पास तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तीनों साइड्स या फिर तीनों एंगल एक जैसे हों, तो उसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट हमारे पास एक होता है एक्यूट एंगल, अगर आपको याद हो तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है
जिसकी मेजरमेंट आपके पास क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, जिसकी मेजरमेंट आपके पास क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तो उसको हम कहते हैं भाई ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। और अगर किसी ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये वाला ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल है। तो द ट्रायंगल which have an acute angle is called acute ट्रायंगल। सही है, वो ट्रायंगल जिसमें हमारे पास कोई एक्यूट एंगल मौजूद हो, यानी वो एंगल जो 30 डिग्री से कम हो, ये आपको नजर आ रहा होगा 30 से कम नहीं है, उस ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। लेकिन वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल वो होता है, जैसे आपको पता होगा राइट एंगल क्या होता है कि भाई वो एंगल जिसकी मेजरमेंट हमारे पास बराबर होनी चाहिए 90 डिग्री के। तो हम कहेंगे ये कि भाई वो ट्रायंगल, द ट्रायंगल which have one right angle वो ट्रायंगल जिसमें कोई एक राइट एंगल मौजूद हो, राइट एंगल से मुराद यानी 90 डिग्री वाला मौजूद हो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं कि भाई द ट्रायंगल विच है वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को क्या नाम देंगे, राइट ट्रायंगल। सही है। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज भी एक एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी मेजरमेंट हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्या भाई, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, ये हमारे पास कहलाता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सही, ऑब्ट्यूज एंगल मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, वो हमारे पास कहलाता है 180 डिग्री, वो हमारे पास कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये एंगल कुछ इस तरीके का बन रहा होता है, ये देखिए, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है। सही है, तो हम कहेंगे कि भाई वो ट्रायंगल, द ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल मौजूद हो, द ट्रायंगल विच है वन which have an obtuse angle is called obtuse triangle। सही है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि ये बातों को याद रखना लाजमी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये आता है। सही है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम अपना बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो अब जरा हमने अपने इस थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करना है। बहुत आसान सा है अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस पे तो। सही है, मैंने आपको बताया था हमारे थ्योरम में 6 चीजें होती है। पहला तो हमारे पास जनरल स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन होता है। दूसरा जो हमें डायग्राम बनानी होती है। डायग्राम को किससे बनाना होता है, इसी स्टेटमेंट को देके। बोले इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी एक तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की बात की आ गई है, तो यानी एक ट्रायंगल मौजूद है। नजर और बड़ा करके बना देता हूँ कि ये रहे कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल तो है ही, लेकिन उसकी एक साइड को क्या कर दिया, अच्छा इसको नाम भी दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, यानी एक तो इसकी साइड ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी, किसी भी साइड को आप इस साइड को चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे आके बढ़ा दो, आप चाहो तो ए बी वाली साइड को यहाँ पे आके बढ़ा दो। सही है, आप चाहो तो यहाँ पे आके इस तरीके से साइड को आगे बढ़ा दो, लेकिन मैं यहाँ पे इस वाली साइड को आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि जो हमारी डायग्राम है ना वो ज़्यादा उलझे ना। सही है, बुक में भी कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसी वाली साइड को आगे बढ़ा हुआ है, तो आप किसी भी साइड को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इस वाली साइड को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुक में भी इसी साइड को आगे बढ़ा हुआ है और
इन बाकी साइड से हमारी डायग्राम्स थोड़ी उलझ सकती है। सही, इस पे एक पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम डी। अच्छा भाई, यहां से हमें पता है भाई एक तो एंगल ये रहा ए, एक एंगल बी, ये हमारे पास अंदर के एंगल है, और एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बन रहा है ए सी डी, जो कि बाहर का एंगल। हमें प्रूव करना क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो कि बन गया है ए सी डी, वो मेजरमेंट में बड़ा है किससे, आइदर ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जो दो ऑपोजिट एंगल अंदर मौजूद हैं उनसे बड़ा होना चाहिए हमारे पास ये जो हमारा एक्सटीरियर बना एंगल बना है। अब दिखने में तो बड़ा ही है ही, लेकिन अब हमें इसको प्रूव भी करना है। प्रूव में क्या करेंगे हम भाई, पहले तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन में हम हाइपोथेसिस लिखते हैं। हाइपोथेसिस में क्या है कि भाई एक ट्रायंगल है और दूसरा हमारे पास उसके साथ एक्सटीरियर एंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है विद, और एक उसके साथ एक्सटीरियर एंगल मौजूद है, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ए सी डी, यही बात है ना। फिर आगे जो प्रूफ करने वाली बात आ गई है, प्रूफ क्या करना है कि भाई ये जो एक्सटीरियर एंगल है जिसका नाम है ए सी डी, जिसका नाम पड़ गया ए सी डी, वो हमारे पास बड़ा है किससे, एंगल ए से और एंगल बी से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए, लेकिन मेजरमेंट में तो साथ में हमें यहाँ पे एम भी लगाना पड़ेगा, मेजर एंगल ए, सवाल में दिया हुआ है एक मेजर। और दूसरी जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो है मेजर एंगल ए सी डी ग्रेटर है मेजर एंगल बी से। सही है। अब जरा इस वाले थ्योरम में हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। कंस्ट्रक्शन में देखो जरा हमारे पास होता क्या है कि भाई हम थोड़ी सी अपनी बनावट करते हैं ताकि हमारा ये थ्योरम हमारे पास प्रूफ कराने के लिए, हमें अपना थ्योरम प्रूफ कराने के लिए हमें इस वाले थ्योरम में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आखिरी स्टेप जो हमारे पास होता है जो कि कहलाता है प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है स्टेटमेंट्स और एक होता है रीजंस। अच्छा, इसमें हम करते ये है, हम ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास एक तो पिछले थ्योरम वाली कंडीशंस आ जाए, सही है, ताकि उसमें से एक कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, और एक हमारे पास हम ये कोशिश कर रहे होते हैं हमारे पास इसमें दो ट्रायंगल बन जाए ताकि जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी शो करते हैं। सही है, कॉन्ग्रुएंसी से शो करने के बाद फिर हमें ये प्रूव करना आसान हो जाएगा। सही है। अच्छा, कुल मिला के जो बात कर रहा हूँ उसको जरा समझे। हम करते ये है कि भाई ये जो लाइन ए सी है जिस पे एक्सटीरियर एंगल बना है इसको बीच में तोड़ देते हैं और इसमें एक बीच में मिड पॉइंट लगा देते हैं, उस मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑन ए सी। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हम करते ये है कि भाई इस बी को ज्वाइन करा देना है इस ओ से। अच्छा, जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आप डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सही, डॉटेड लाइन से इस बी को इस ओ से ज्वाइन कराना है और बी से ओ तक जितनी लाइन बनी है उतनी ही एक लाइन इस तरीके से बाहर की तरफ बनानी है और उस उधर के पॉइंट को नाम दे देना है, कुछ और नाम दे देना है, डी तक हो गया, ई नाम दे देना। सही है, तो ये लाइन इस लाइन के बराबर आनी चाहिए। सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ड्रॉ, एक लाइन हमारे पास बन गई है ओ बी और एक बन गई है ओ ई, सच दैट ओ बी और ओ बी और ओ ई आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी मेजरमेंट में सेम होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हम करते क्या है कि भाई ये सी से लेकर ई तक की लाइन को, सी से लेकर ई, सी और ई पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं एक लाइन बनाते हुए। सही, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि भाई ड्रॉ सी, एक लाइन हमने और बना दी, ड्रॉ सी। तो अब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि भाई हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल बन गया ए बी ओ या ए ओ बी और दूसरा ट्रायंगल है सी ओ ई, एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल।
अब जरा देखना इस ट्रायंगल में हम करते क्या। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गया और इन दो ट्रायंगल के दरमियान में हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी जरा गौर करना, एक एंगल यहाँ पे बने और एक एंगल यहाँ पे बने, सही है। एक ट्रायंगल हमारे पास AOB बना, सही है, AOB, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बना है COE, ट्रायंगल COE। इन दोनों के दरमियान में हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी से मुराद ये है कि भाई इनमें क्या क्या सेम है। एक बात याद रखना, हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में 6 चीजें होती है। मैं यहाँ पे जरा आपको बता दूं, 3 साइडें होती है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, और 3 एंगल्स होते हैं, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। किसी भी दो ट्रायंगल के दरमियान, मैं एक बात बता रहा हूँ, इस पर जरा गौर करना, किसी भी दो ट्रायंगल के दरमियान इन 6 चीजों में से, किसी भी दो ट्रायंगल के दरमियान इन 6 चीजों में से कोई 3 चीजें, कितनी चीजें, 3 चीजें सेम आ जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे मान लो अगर एक की दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। भले तीनों साइड ही कॉन्ग्रुएंट निकल आ गए, भले तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट निकल आ गए, भले 2 एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट निकल आ गया, सही है। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन 6 में से अगर कोई 3 सेम निकल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे भी हम यही बात करने वाले हैं कि भाई इन दोनों ट्रायंगलों में से हम इन 6 में से किसी 3 को पहले सेम करेंगे, फिर हम बाद में कह देंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी ये जो मैंने एरो लगाया ये हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए लगाते हैं, लेकिन जब उसके बाद हम ये साइन तब लगाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन, इसके बाद हम इसकी जगह ये साइन लगा देंगे, वो तब लगाएंगे जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों आपस में सेम है, सही है। अच्छा भाई इसके अंदर की 3 बातें देखनी, पहली, दूसरी, तीसरी, जिसकी वजह से इसकी कॉन्ग्रुएंसी आएगी। पहली बात तो ये है कि भाई OB और OE आपस में बराबर है, OB कॉन्ग्रुएंट है OE के, ये तो हमें पता है भाई। ये देखो इस ट्रायंगल की OE वाली लाइन और इस ट्रायंगल की OB लाइन ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें कंस्ट्रक्शन से ही पता चला था, तो हम यहाँ रीजन में लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू दरमियान हमने बात कर दी थी कि भाई जब आप OB बनाओगे तो OE भी उतना ही बनाना है। तो इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन और इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन के दौरान बात की। अगर आपको नजर आए तो ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि इस एंगल का नाम है एंगल AOB, इस तरीके से ही नाम देते हैं ना, एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है एंगल COE। अच्छा इनको ऊपर वालों से मिक्स ना कर देना, क्योंकि वो ट्रायंगल है, ये एंगल है, एंगल की बात अलग है और ट्रायंगल की बात अलग है। ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये बात मैंने कहाँ से देखी, ये बात मैंने देखी कि भाई ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, जो कि हमने थ्योरम 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 के थ्रू हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। थ्योरम 1 कुछ इस तरीके से था ना कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो थे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट निकल के आए थे, ये हमने प्रूव किया था। अच्छा तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो ये OA और OC हमने किया क्या था कि भाई AC और AC को बीच में तोड़ा था। बीच में तोड़ने से मुराद ये कि अगर AC की मेजरमेंट 4 है तो अब तोड़ने के बाद एक साइड 2 के बराबर होगी और दूसरी साइड भी 2 के बराबर होगी, यानी ये पॉइंट A, ये पॉइंट C और बीच का पॉइंट O, तो A से लेकर O तक का डिस्टेंस भी 2 है और O से लेकर C तक का डिस्टेंस भी 2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई OA और OC आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये होता है कि भाई मेजरमेंट में सेम होता है, सही। OA और OC ये बात भी हमने कहाँ की है, हमने कंस्ट्रक्शन में की है। कंस्ट्रक्शन में कहाँ की है कि भाई हमने ये कहा था कि आपने जो पॉइंट सेलेक्ट करना है AC पे वो बिल्कुल मिड पॉइंट सेलेक्ट करना है। मिड मतलब होता है दरमियान में, बिल्कुल बीच में, जो कि बिल्कुल बीचों बीच हाफ तोड़ दे इसको। अब देखो 3 बातें एक जैसी आ गई इन दोनों ट्रायंगल की,
तीन बातें एक जैसी आगे। अब मैं कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर, इन तीन डॉट्स को कहते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ ई। ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि इसके तीन साइड सेम आ गए। कौन कौन से, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। तो इसको हम कहते हैं भैया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। सही है, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जब दो साइड और एंगल सेम आ जाए तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। सही है। अब यहां तक तो बातें क्लियर हो ही गई होंगी, इतना कुछ मुश्किल है नहीं आता। इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये बी एंगल ई एंगल के बराबर होगा। कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है ना। ये ट्रायंगल उल्टा कर दिया, इसीलिए आपको थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये वाला ट्रायंगल भी इसी तरीके से है लेकिन इसको उल्टा किया हुआ है। अगर इसको सीधा बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये वाला है उसी तरीके से ये वाला भी। सही है। मान लो अब मैंने इसको सीधा कर दिया, इसके तीनों वर्टाइसिस के नाम है ए बी और ओ, और इस वाले के वर्टाइसिस के नाम है, ये नीचे वाले किनारे को मैं ऊपर ले गया तो सी ओ और सी ई ओ। सही है। ए वाला एंगल सी वाले एंगल के बराबर होगा, बी वाला एंगल ओ वाले एंगल के बराबर होगा, ओ वाला एंगल ए वाला एंगल सी के, बी वाला ई के और ओ वाला ओ के। सही है। ओ वाला एंगल तो ओ के बराबर है, ये हमने ऊपर लिख दिया है। अब हम लिखेंगे ए वाले एंगल की कहानी, क्योंकि हमें यहाँ पर मेजर एंगल ए से काम कराना है, मेजर एंगल ई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ मेजर एंगल ए को की बात करें। सही है। तो मैं कह सकता हूँ भाई मेजर एंगल ए बराबर है मेजर एंगल सी के। मेजर एंगल ए बराबर है, अच्छा मेजर एंगल सी नाम नहीं है इसका क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, ये भी है ये भी, और दोनों पॉइंट सी पे है, तो मुझे ध्यान से नाम देना पड़ेगा और इसका नाम पड़ेगा ओ सी ई। ओ सी ई। सही है, सिर्फ सी नहीं, ओ सी ई। सही है। तो यही तो हमारे पास है। यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो इस सी का नाम क्या होगा, ओ सी ई। सही है। तो मेजर एंगल ए बराबर है मेजर एंगल ओ सी ई के। ये बात तो समझ आई गई होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला एंगल देख रहा हूँ, मैं ये नीचे वाला नहीं देख रहा हूँ। सही है। ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी आ गई है। दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी सारे एंगल और सारे साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये बात मैंने यहाँ पे भी तीन डॉट लगा देते हैं तो भाई देयरफॉर ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है, लेकिन ऐसी भी तो बात है, कैसी बात है भाई। अब जरा मैं तुम लोगों को यहाँ पे हमारा थ्योरम खत्म कराने की तरफ लेके जा रहा हूँ कि भाई अगर मैं तुम्हें ये एक्सटीरियर एंगल अलग से बना के दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसमें समझाऊंगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका नाम है ए, इसका नाम है डी, इसका नाम है सी। इस वाली लाइन को मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ और मैं सिर्फ अपनी इस वाली लाइन पे फोकस करता हूँ जिसमें यहाँ पे ई पॉइंट बना हुआ है। सही। और अगर यहाँ से तुम देखो तो यहाँ पे एक एंगल यहाँ बना हुआ है, एक एंगल यहाँ बना हुआ है। अगर मैं कहूं कि भाई इसको फिलहाल हटा दो, इस एंगल का नाम क्या होगा, अभी जो फिलहाल एंगल है, अभी जो फिलहाल इतना एंगल है, उस एंगल का नाम होगा एंगल ए सी डी। सही है। इसको मैं बीच में तोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, बीच में मैं क्या कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं, और बीच में मैं इसको जिस लाइन के थ्रू तोड़ रहा हूं वो लाइन ओ सी ई है, जो लिखे यहाँ पे लाइन बनी हुई है। और अगर तुम लोगों ने पिछले चैप्टर के लेक्चर देखे हो, एंगल एडिशन पोस्टुलेट अगर तुम लोगों ने देखा हो, तो लाइन बनाने की वजह से एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल यहाँ बनता है।
इन दोनों का सम बराबर होता है ACD के ही बराबर होता है। सही है। जैसे कि मैं यहाँ इस छोटे वाले एंगल को प्लस कर रहा हूँ इस वाले एंगल से, तो मेरे पास ये एक पूरा ये बड़ा एंगल बन जाएगा, और इस पूरे बड़े एंगल का नाम क्या है? एंगल ACD। इस छोटे वाले एंगल का नाम क्या है भाई? इस छोटे वाले एंगल का नाम है एंगल ECD। सही, इस वाले छोटे वाले एंगल का नाम एंगल ECD। इसको प्लस कराओगे किससे? इस वाले छोटे एंगल से, इसका नाम क्या है? एंगल ACE प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाओ, इस पे यहाँ पे भी एक पॉइंट है O। सही, तो यहाँ इसको यहाँ से नापते हैं एंगल OCE, ACE नहीं OCE। तो एंगल OCE मैं ये बात कर सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ रही है ना कि भाई एंगल OCE को जब प्लस कराया एंगल ECD से, तो हमारे पास ये बड़ा वाला एंगल बन गया जिसका नाम क्या है? एंगल ACD। तो यही बात मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न करने जा रहा हूँ। क्या बात है भाई? कि एंगल OCE, मेजर एंगल OCE को जब आप प्लस कराओगे मेजर एंगल OCE से प्लस OCE को प्लस कराया मेजर एंगल ECD से, तो इसका सम हमारे पास बराबर आएगा मेजर एंगल ACD के, मेजर एंगल ACD के। सही है। तो यकीनन बात तो ये समझ आ ही गई होगी, इसमें इतना तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस ज़रा ध्यान देना है गौर से। सही। इसका रीज़न हम लिखेंगे कि भाई ये जो बात हमने लिखी है वो हमने लिखी है एंगल एडिशन के पोस्टुलेट के ज़रिए। हमने एंगल एडिशन में यही सीखा था कि क्या सीखा था? जब दो छोटे एंगल को प्लस कराओ जो कि इस लाइन की वजह से बने हो, तो उसके सम से वो बड़ा वाला एंगल हमारे पास बनता है। अब मैं यहाँ पे पांचवी बात ये लिखूंगा। अब जरा देखो, मैं एक बात करता हूँ, जैसे मैं एक पूरा इंसान हूँ। सही, मेरा इंसान यानी होल, पूरा यानी पूरे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम वर्ड, वो इस्तेमाल करते हैं होल। एक पूरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं होल। सही है। फिर उसके जो हिस्से होते हैं उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पार्ट्स। यानी मेरा एक हिस्सा मेरा हाथ है। अगर मैं इस हाथ को चेक करना चाहूँ और अपनी पूरी बॉडी को चेक करूँ, सही है, पूरी बॉडी जब चेक करूँगा तो उसमें हाथ भी शामिल है, और जब एक हिस्सा चेक करूँगा सिर्फ हाथ, तो उसमें सिर्फ हाथ ही शामिल होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी जो पूरी बॉडी का साइज़ है वो मेरे एक हिस्से से बड़ा है। यही बात होती है ना कि भाई होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। पूरा जो होता है वो अपने एक हिस्से से बड़ा होता है। सही है। पूरी जो चीज़ होती है वो अपने ही एक हिस्से से बड़ा होता है। सही है। जैसे यहाँ पर अगर इस बात को तुम लोगों को और अच्छे से समझना है तो ज़रा इस तरीके से देख लो कि मैं ज़रा इसको मिटा रहा हूँ, इसमें मेरी जगह घेरी हुई है क्वेश्चन ने, ये आप लोगों ने यकीनन उतार ही लिया होगा। मैं इसमें कुछ इस तरीके की बात करना चाह रहा हूँ कि मान लो ये जो एंगल ACD मेरे पास बना है, एंगल ACD बना है, ये बराबर है 120 डिग्री के। सही है। इसके दो पार्ट्स हैं, एंगल ECD, एंगल OCE। तो ये एंगल ECD एंगल OCE मान लो 50 डिग्री का है, तो एंगल ECD हमारे पास होगा 70 डिग्री का, क्योंकि 70 और 50 120 होता है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो मैं एंगल OCE के साथ बात करने वाला हूँ, क्योंकि एंगल OCE एंगल A के बराबर है और मुझे एंगल A के बारे में ही बात करनी है अपने थ्योरम को ख़त्म करने के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ACD बड़ा है एंगल OCE के। यही बात कहना चाह रहा था ना मैं। तो एंगल ACD क्या नजर आ रहा है? एंगल OCE से बड़ा है, क्योंकि एंगल ACD एक बड़ा एंगल और एंगल OCE उसका छोटा सा पार्ट है। सही है। तो मैं यहाँ पे यही लिख दूंगा कि मेजर एंगल ACD ग्रेटर देन मेजर एंगल OCE। सही है। ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, जो कि हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि भाई ACD बड़ा है इस छोटे वाले एंगल से। ये देखो ना, ये पूरी लाइन इस छोटी लाइन से बड़ी। अगर मैं इस पूरी लाइन को देखूं
और फिर एक इस छोटी लाइन को देखो, तो बताओ कौन सी लाइन बड़ी है? तो ये पूरी वाली लाइन बड़ी है और ये पूरी वाली लाइन ACD की है और ये छोटी वाली लाइन OCE की है। सही, यहाँ तक बात समझ आएगी। ये बात के लिए रीजन हम ये लिखेंगे कि भाई होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, कि भाई पूरा जो होता है वो अपने एक हिस्से से बड़ा होगा। यही चीज अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि भाई मेजर एंगल ACD ग्रेटर है मेजर एंगल OCE किसके बराबर है? मेजर एंगल A के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेजर एंगल ACE की जगह OCE की जगह मेजर एंगल A लिख सकता हूँ। इसके लिए मैं रीज़न लिखूंगा कि भाई मेजर एंगल OCE बराबर था किसके? मेजर एंगल A के, जो कि हमने ऊपर प्रूव कर लिया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रूव्ड अबव। सही है, बस 2 पॉइंट्स रह गए और जगह भी मेरे पास ज़रा यहाँ पे कम पड़ रही है, कोशिश करते हैं। 7वें पॉइंट में ये चीज़ प्रूव हो गया, यही चीज़ प्रूव करना था। इसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा कि भाई मेजर एंगल ACD ग्रेटर देन मेजर एंगल B। जिस तरीके से हमने पहले वाले थ्योरम में किया था कि एक को प्रूव करके दूसरे को डायरेक्ट लिख देना है और डायरेक्ट लिखने के बाद उसका रीजन लिख देना है कि बाय अबव प्रोसेस। इसको आप प्रूव कर सकते हो किसके थ्रू? ये जो ऊपर हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया है। तो भाई यहाँ तक बात समझ आई गई होगी। ये था हमारा थ्योरम नंबर 2 और आसान है, बस 2-3 मरतबा प्रैक्टिस मांगते हैं। सही है, इसको जब आप समझो तो 2-3 मरतबा खुद जब आप इसको कॉपी में उतारोगे, खुद जब आप करोगे, 1 बार देख के करोगे, 2 बार देख के करोगे, लेकिन तीसरी बार यकीनन बगैर देखे हो जाएगा। जब आप एक एक बात को गौर से समझोगे तो यकीनन आपका हो ही जाएगा। तो इसका 3-4 मरतबा प्रैक्टिस करो ताकि आपके जहन में बैठ जाए, और जब इस तरीके से आप समझोगे ना तो आपको याद करने में मुश्किल भी नहीं होगी। वैसे बगैर समझे अगर आप याद करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसको समझे, याद करें और तैयारी करते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।